हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब स्थिर वैद्युतिकी के समस्त बड़े सवाल जो कि इम्पॉर्टेंट थे और 2021 के बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया था या फिर मैंने वो आपको सवाल बता दिए थे। आज हम 2014 से लेकर के 2020 तक के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी के सवालों को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, इसलिए मैं इसे शायद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ भाई, मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम 2014 का उच्च माध्यमिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। इस पेपर में 2 सवाल थे जो स्थिर वैद्युतिकी से आए। पहला सवाल 14 नंबर का मतलब 14 क्वेश्चन क्रमांक है, 2 नंबर का सवाल है और फिर 28वें नंबर का 4 नंबर का सवाल है। देखिए, अगर इस बार के बोर्ड के पैटर्न को मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो इस बार एक एक नंबर के 3 सवाल आने के चांसेस हैं। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र आया है ना, इसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं कि 3 सवाल आएंगे, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा एबैसद वाला, एक रिक्त स्थान होगा और एक लाइन का जो सवाल आता है एक वो होगा अकॉर्डिंग टू मॉडल टेस्ट पेपर, और फिर 4 नंबर का एक सवाल आएगा। लेकिन उसमें वो चेंजेस भी तो कर सकता है, क्योंकि उसने बोल रखा है भैया, बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि 25% तक चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी कर सकता था। यहाँ पर जो सवाल हम डिस्कस करेंगे बच्चों, उनसे आपको ये फायदा होगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। देखिए, 2014 का जो सवाल है 14th नंबर का आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, वहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन। ओके, देखिए, तो ये क्वेश्चन जैसा था, चलो मैं ऊपर ही इसे सेट कर दूंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए, 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो आप पहले ही एक डायग्राम बना लीजिए। ये 2 आवेश बना लिया हमने, ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक आवेश कितना है? तो 5 × 10⁻⁸ कूलाम का है और दूसरा आवेश है -3 × 10⁻⁸ कूलाम का है। मान लीजिए 0 0 बिंदु पर है। निर्देशांक अगर मैं देखूं तो फिर वो एक्स अक्ष पे चला जाएगा। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा? ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो मैं 2 बिंदु हो सकते हैं जहां विद्युत विभव क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। पहला, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं वो बिंदु हो सकता है। लेट्स सपोज कीजिए वो P1 बिंदु है, ठीक, और एक ऋणात्मक आवेश के राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। मान लीजिए वो P2 बिंदु है। 2 बिंदु मिल सकता है। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा तो पूछा नहीं गया है कि दोनों बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर विभव 0 हो। सिर्फ और सिर्फ यही तो बोल रहा है ना, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो एक ही बिंदु से काम चल जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि दोनों बिंदु बनाइए, क्योंकि एग्जाम में हमें उतना ही काम करना होता है देखा जाए जितना पूछा जाए। तो लेट सपोज कीजिए इस P2 को हटा दीजिएगा, डायग्राम में बनाइएगा। मैं बोल रहा हूं माना कि वह बिंदु P1 है जो कि धनात्मक आवेश से x सेंटीमीटर तथा ऋणात्मक आवेश से 16 - x सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझिए, वो P1 बिंदु कहां पर है? धनात्मक आवेश, ये प्लस का आवेश है ना, उससे x दूरी पर, और -3 मतलब ऋणात्मक आवेश से 16 - x दूरी पर है और मिलाने वाली रेखा के मध्य में कहीं स्थित है। ठीक, इस वाले को चाहे तो A नाम दे दीजिए, इस वाले को चाहे तो B नाम दे दीजिए। हालांकि इतना कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ पर विभव 0 है बच्चों, तो हम बोलते हैं विभव कौन से बिंदु पर? P1 बिंदु पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। परिणामी विभव 0 है। तो इस धनात्मक आवेश के कारण विभव प्लस इस ऋणात्मक आवेश के कारण विभव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि परिणामी विभव क्या होता है? जितने भी आवेश होते हैं उन सभी के कारण जो विभव होता है उसका योग होता है। बीजगणितीय योग करते हैं। तो हमने बोला इस आवेश के कारण विभव, तो बोलते हैं
ए बिंदु वाले आवेश के कारण विभव प्लस बी बिंदु वाले आवेश के कारण विभव और बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए बिंदु वाले आवेश के कारण विभव कितना है, आंसर है के। आवेश कितना था, लेट सपोज करो इसको Q1 लिख दिया, इसको Q2 लिख दिया, ठीक है। तो के Q1 डिवाइडेड बाय, इस दूरी को R लिखूं और R का मान कितना है, x है, और यही x हमें याद करना है। प्लस के दूसरा वाला आवेश Q2 है, अगर माइनस का आवेश है तो माइनस का ही लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये दूरी कितनी है, 16 माइनस x है, और ये ध्यान में रखिए दूरी मैं सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूं, ठीक है काम। चलिए अब क्या करना है बच्चों, तो हमें इस चीज को उठा करके दूसरी तरफ लेकर के चला जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, के Q1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू माइनस का के Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x, ऐसा ही होगा। चलिए के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। Q1 का मान रखो कितना था, 5 गुणा 10 की घात माइनस 8, x ऐसा का ऐसा जो हमें ज्ञात करना है, फिर माइनस ऐसा का ऐसा। Q2 देखिए माइनस का 3 था तो माइनस का ही रखेंगे, विभव में अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक ही लिखोगे, ध्यान में रखिएगा। और यहां पर आ जाएगा 16 माइनस x, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा कर दीजिए। तो 5 गुणा होगा किससे, 16 माइनस x से, और x किससे गुणा होगा, 3 से, तो ये तो 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, ठीक। गुणा कीजिए, 16 पंजो 80 हुआ, माइनस क्या 5x बराबर कितना बच्चों, 3x। इस 5x को दूसरी तरफ लेकर के जाइए, तो 80 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3x, ये तो पता है ना प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 8x और 8x बराबर 80, तो मेरे हिसाब से x का मान पता चल गया होगा, 80/8 बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब लाइन लिख कर क्या हो गया, आंसर तो आ चुका है, अब लाइन लिखना जरूरी है। अतः वह बिंदु जहां परिणामी विभव 0 है, धनात्मक आवेश से 10 सेंटीमीटर तथा ऋणात्मक आवेश से 6 सेंटीमीटर, धनात्मक से कितना 10 और ऋणात्मक से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में स्थित है। ये लिख कर के आओगे, ये इंप्रेशन डालती है ये लाइन, है ना। शिव खेड़ा ने एक जगह कहा भी है, अपनी एक बुक लिखी थी जीत आपकी, उसमें ये लाइन मैं हमेशा कहता हूं कि जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, वो कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर एक काम अलग ढंग से करते हैं, उनका करने का तरीका ही अलग होता है, काम वही करना है, तरीके में उनमें अलग ही निखार होता है, तो वो काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया ये, तो ये था 2 नंबर का सवाल। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं 28वां नंबर का सवाल जो है, जो 4 नंबर का पूछा गया है। ये सवाल अपन ने कल डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो। देखो आपको सवाल देखने को मिलेगा अभी, सॉरी बच्चों स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया है मैंने आपको, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे साथ में ही काम करते हुए चलें, उसी समय डिस्कस कर लो, ताकि आपको बार बार ये चीज निकालनी नहीं पड़े, है ना। अच्छे से उसी समय काम करो। देखिए 28वें नंबर का सवाल क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये 4 नंबर का सवाल है बच्चों, ठीक है। अब इस 4 नंबर के सवाल के लिए 1+2+1 का पैटर्न इन्होंने दे रखा है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। अगर ऐसा है बच्चों, तो सवाल को करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, ये थोड़ा समझिएगा, लेकिन मैं आपको वो काम जरूर करवाऊंगा जिससे आपको आपकी गलतियां पता चलें, ठीक है। और कौन सा काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगले को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हमें 4 नंबर में 1 नंबर भी नहीं कटाना, 1/4 नंबर भी नहीं कटवाना है, 4 पूरे आने चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखना है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा चाहिए थी उसे, है ना। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखो। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इतना लिख दिया और फिर फाई ई बराबर क्या लिखोगे, ई सदिश डॉट ए सदिश लिखो या एस सदिश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख दिया, काम बहुत बढ़िया हो गया अपना। फिर इसके नीचे हमने फॉर्मूला लिख दिया, मात्रक लिख दिया। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम और इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट इनटू मीटर हो जाएगा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो सारा काम किया है। अब एक नंबर वो काट नहीं सकता। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा उसने पूछी थी, वो हमने लिखी है। उसका मात्रक उसने पूछा नहीं, हमने लिखा है, क्योंकि हमें उस पर इंप्रेशन डालना था। हमने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया और ये भी बता दिया कि भैया ये अदिश राशि थी, हमें पता है। तो अब एक नंबर तो इंप्रेशन पड़ गया। अब वो लाइबल हो जाएगा, अब उसको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को आता सब कुछ है। ठीक है, तो फिर वो कॉपी भी उसी तरीके से चेक करेगा। हाँ भाई, क्या होगा, गाउस के नियम के द्वारा अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये लाइन तो बनाएंगे और अनंत रेखीय से दर्शाएंगे भी, लेकिन इसके ऊपर आवेश दर्शाना भूल जाते हैं। ये एक सामान्य गलती है। इस पर आवेश जरूर दर्शाइए बच्चों। ठीक है, मैं आपको गलतियां बता रहा हूं। तो पहली गलती कौन सी, ये आवेश आपको दर्शाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में ये गाउस वाला बंद पृष्ठ बनाइए। तो ये बेलनाकार बंद पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, फिर इसके ऊपर 3 भाग देखिए। तो एक ये भाग देखेंगे, एक ये भाग देखेंगे और एक ये भाग देखेंगे। अब यहां पर बच्चे एक गलती करते हैं, क्या, विद्युत क्षेत्र को अपने मन मर्जी से कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो गलत बात है भैया। धनात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित वाला मान लो, एक तरीके से याद करने वाला। प्रतिकर्षित वाला मतलब ऐसा बार फेंकने वाला। तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र ऐसा है, इस पर भी विद्युत क्षेत्र ऐसा है और इस पर भी विद्युत क्षेत्र ऐसा ही है। ये विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में रहेगा। कुछ बच्चों का विद्युत क्षेत्र इस पे ऊपर और इस पे नीचे चला जाता है, नहीं, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं थी। फिर इसी के साथ में क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखिए। तो हम बोलते हैं ऊपर वाला भाग है, क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। तो हमने लिखा ds और ऊपर की ओर। इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर। और इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा ही बाहर। ठीक है, फिर इस वाले भाग को हमने लिखा S1, इसको लिखा S2 और इसको लिखा S3। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर एंगल आया θ1, यहां पर θ2 और यहां पर क्या, θ3। और आप सभी को पता है इनके मान क्या है। इनमें तो किसी बच्चे को कहीं दिक्कत होती ही नहीं है, ये मेरे को पता है। कॉपियों में ये चीज बिल्कुल सही होती है। बस ये विद्युत क्षेत्र को कई बार यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं, रामायण वहीं खत्म कर देते हैं। तो जो डायग्राम का देखो साफ साफ बोल रखा है, आवश्यक चित्र बनाइए। आवश्यक चित्र बनाइए, इसका मतलब उसे डायग्राम बिल्कुल सही चाहिए। और आपने कर दिया गलत तो 1 नंबर तो आपने साफ करवा दिया अपना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चल गई गलती क्या कर रही थी आपने। ओके, अब इसके बाद में देखिए, थ्योरी उतनी ही लिखो जितना आवश्यक है। तो हम बोलते हैं माना ए बी, इसे ए नाम दे दो और इसे बी नाम दे दो। माना ए बी एक अनंत रेखीय आवेश वितरण का एक छोटा सा भाग है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। इतना काम कर दिया। इस अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जाती है। और फिर आपको क्या करनी है, गाउस के नियम से उसकी गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। अब गाउस का नियम आप सभी को पता है, तो आप क्या लिखते हैं, देखो समाकलन ये ऐसा बंद वाला, फिर क्या ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्या, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही करते हैं। चलिए यहां तक बिल्कुल काम ठीक है, लेकिन फिर हमें इसे 3 भागों में तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो 3 भागों में तोड़िए। 3 भागों में जब आप तोड़ते हैं तो ये S1 और ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस S2 ई सदिश डॉट डी एस सदिश और प्लस S3 ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो चल रहा था, आप चाहें तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिख लें। गलती कहाँ होती है, बच्चे ये वाला गोला देख करके यहां पर भी गोला लगा देते हैं। बच्चों ये गलत हो जाएगा। यहाँ
यहाँ पर गोला नहीं आएगा। देखो उसने इतने सालों से कॉपी चेक कर रहा है तो उसे पता है कि गलतियां कहाँ करोगे आप, है ना। उसे इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया भैया, 20-20 30-30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो तो, है ना। तो उन्हें पता चल गया है कि गलती कहाँ करेगा, तो सबसे पहले इसी चीज को, इस लाइन को चेक करेगा, भैया गोला लगाया नहीं लगाया। गोला लगाया, डेरिवेशन खत्म। गोला नहीं लगाया, इसका मतलब लास्ट में अब चला जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा वो क्या आंसर क्या लिखा है बच्चे ने, ठीक है। तो उन्हें पता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, पहली गलती ये, फिर ये, और तीसरी गलती ये। यहां पर गलतियां होने की संभावना होती है इस डेरिवेशन में, और कहीं गलती नहीं होती बच्चे से। फिर इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखो, ये गोला नहीं लगाना है, ठीक है। तो ईडीएस कोस थीटा 1, ईडीएस कोस थीटा 2, ईडीएस कोस थीटा 3। जहां पे थीटा 1 और थीटा 3 की बात है, 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच गया कौन, ये। तो ये रह जाएगा ईडीएस कोस 0, कोस 0 का मान 1 रखोगे तो ईडीएस रह जाएगा। ऐसा का ऐसा डीएस का समाकलन करेंगे तो आप लिखोगे 2πrl, क्या लिखोगे, 2πrl लिखते हो। चलिए ये काम हो जाएगा, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से करने वाले। हाँ, तो फाइनली जो आपका विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा कितना बच्चों, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 r, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र आएगा। अब उसने सदिश रूप पूछा है नहीं, तो आपको इसको सदिश में लिखना नहीं है। अगर सदिश रूप पूछा होता तो हम सदिश में कैसा लिखाते, ऐसा कुछ 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, और यहां पर लगाते r कैप, ठीक है, ये लगाते। एक लाइन जो आपके, देखो डेरिवेशन जो उसने पूछा था आपने बहुत अच्छा किया है, नंबर नहीं काट सकता, ठीक। आप चाहें तो एक ग्राफ और बना करके आ जाएं उसकी सुविधा के लिए कि भैया मेरे को बहुत अच्छे से याद था, ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा, ठीक है। आपने उसके ऊपर इंप्रेशन झाड़ दिया है, अब वो भैया नंबर नहीं काटेगा। 28 में 4 नंबर दिए, 29 और 30 का काम भी आपने 4 नंबर का कर दिया इसी सवाल में, ये मान के चलो, ठीक है। ये झाड़ दी। एक चीज और आप जो कर सकते थे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बच्चों, ये ज्यादा से ज्यादा 10 और 15 मिनट में सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, आप विद्युत क्षेत्र की दिशा लगा सकते हो, स्टार लगा करके लिखो कि भैया विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो हम बोलते हैं अनंत रेखीय आवेशित तार को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। चलो वहां पे प्रश्न नहीं दिखाई देगा, अब आपको यहां पर स्टार लगा करके लिखना है कि अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण अभिष्ट बिंदु P पर या अभिष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु को तार से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश प्राप्त होती है, ठीक है। और ये आपने ऐसा 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 मार्क कर दिया तो उसकी नजर इस पे जाएगी ही जाएगी। और ये लाइन तभी लिखना जब आप कंफर्म है कि हाँ ये लाइन मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं, अदरवाइज मत लिखना। ये ग्राफ बना दोगे तो भी आपने इंप्रेशन तो छोड़ दिया है। ये लाइन तो सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। तो ये लाइन तब आप लिख दीजिएगा तो आपने सारा काम कर दिया है। कुछ बच्चे इसके अंदर डायरेक्शन वाला भी काम करने लग जाते हैं, भैया डायरेक्शन वाला काम मत करना, पूछा ही नहीं है, ठीक है। वो पूछा ही नहीं था, उस डायरेक्शन वाले काम को हमने एक लाइन में कर दिया है, ये हमने एक्स्ट्रा में उसे बताया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई काम कैसे करना है। ये काम अगर आपने कर दिया ना बच्चों, वो वाकई में आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए और मैं एक बार के लिए वीडियो और चेक कर लेता हूं कि ये सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अभी तक तो मेरे को ठीक दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसी का ही दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं।
देखिए इसका दूसरा भाग, विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। देखिए मैंने बताया था आपको, एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। इसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है, अब सवाल में जो गलती हो सकती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम काम करते हैं विद्युत धारिता के लिए। हमें क्या देखना है? विद्युत धारिता। इसका सॉल्यूशन देखिए, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है तो आप सभी को पता है। देखिए दो तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि Q समानुपाती होता है V, तो Q बराबर हो जाता है CV। इससे C का जो फॉर्मूला मिलता है वो Q डिवाइडेड बाय V मिलता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो फिर C का मान किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। क्लियर है ये बात? मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई देगा। यहां से आप एक परिभाषा लिख सकते हैं। वो परिभाषा क्या है सुन लीजिए। किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप में उस आवेश के तुल्य होती है। संख्यात्मक रूप में उस आवेश के तुल्य होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, या उस चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर देता है। ठीक है, समझिए वापस से। किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप में उस आवेश के तुल्य होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि या एकांक वृद्धि कर देता है, या इकाई वृद्धि कर देता है। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा, किसी चालक की धारिता उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लिख दिया, काम हो गया हमारा। अब आगे चलो, इसके लिए इसका मात्रक लिख करके आओ। मात्रक देखो, फॉर्मूला लिख चुके हो, मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फैराड। फैराडे मत लिख दीजिएगा, फैराड लिखिएगा। ठीक है, फैराडे आवेश का मात्रक है। हो गया काम, धारिता का 1 नंबर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक है। इसमें आवश्यक चित्र बोला है, आवश्यक चित्र बनाना तो चित्र बिल्कुल सही होना चाहिए। तो डायग्राम बनाओ, एक प्लेट को प्लस का दर्शाओ, यहाँ पे 5 बार लिखा है तो इधर भी 5 बार ही लिखो, और इनके बीच में माध्यम दर्शाओ। और इस माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है इस बार? के। तो जहां जहां आपने अपनी कॉपी में एप्सिलॉन लिख रखा है वहां वहां आप क्या लिखोगे? के लिखोगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या लिखना है भाई? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है ना, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, यही है, माध्यम भरा हुआ है। और एप्सिलॉन को हम क्या लिखते थे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन माध्यम में। एप्सिलॉन की जगह आपको क्या लिखना है? के लिखना है। तो यहाँ पर अभी मैं चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। बात समझ में आ गई क्या? हो गया काम। चलिए, विद्युत क्षेत्र आ गया। तो प्लेटों के मध्य क्या बच्चों? विभवांतर। विभवांतर V बराबर क्या होता है? ED होता है। तो डायग्राम में ये फिर प्रदर्शित करना जरूरी हो गया कि D क्या है और A क्या है। ठीक है, चलिए, E का मान ऊपर वाले से उतार लीजिएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, और D ऐसा का ऐसा, ये V हो जाएगा। फिर सिग्मा क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय A होता है। एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, के ऐसा का ऐसा, और D इसके साथ में था। तो ये V आ चुका। धारिता की परिभाषा से क्या भैया फॉर्मूला लिख रखा है? Q डिवाइडेड बाय V। मैंने स्मॉल q लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल q लिख रखा है। अगर मैं कैपिटल Q लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मैं कैपिटल Q लिखूंगा। फिर स्मॉल q तो ऐसा का ऐसा, V की जगह मान रख दिया क्या भाई? QD डिवाइडेड बाय क्या? ये। तो ये कहाँ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के C बराबर हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट के A डिवाइडेड बाय D। अरे ऐसा ही होता था ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D, बस एप्सिलॉन R की जगह K आ गया।
तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। डेरिवेशन सिंपल था, डायग्राम सिंपल था, मैंने थ्योरी नहीं लिखी है। बीच बीच वाली लाइनों में आप क्या लिख सकते हैं, थ्योरी लिख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की थ्योरी लिख दीजिएगा कि इसके अंदर एक प्लेट धनात्मक आवेशित होती है, एक प्लेट ऋणात्मक आवेशित होती है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल आकार एक दूसरे के समरूप होता है, ठीक है। इनके मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। ये लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 नंबर यहाँ पे 1 नंबर का डायग्राम हो जाएगा, 2 नंबर का डेरिवेशन हो जाएगा, उसकी सपोर्टिंग थ्योरी हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर नंबर नहीं कटने चाहिए। एक बच्चे ने पूछा मेरे को कि सर अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर आपको वायु वाला करना पड़ेगा, मतलब माध्यम वाला नहीं करना पड़ेगा, निर्वात वाला करना पड़ेगा आपको। तो ये के नहीं आएगा उसके अंदर, या एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पे, प्लेटों के मध्य की दूरी पे और प्लेटों के मध्य बने माध्यम पर निर्भर करती है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने का टाइम तो आपको मिल गया है ना, आपने ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं 2015 का क्वेश्चन। 2015 में क्या सवाल पूछा गया था, ये 28वें नंबर का सवाल था 2014 का। बच्चों वीडियो को शेयर करना भी चालू कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जैसे ही आते हो एक बार लाइक तो करो। हाँ, 2015 का इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से एक एक नंबर के 2 सवाल हैं और फिर 28वें नंबर का 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। देखिए, पहला और दूसरा सवाल पूछा गया है एक नंबर का। क्या है, गाउस के नियम का कथन लिखिए। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, गाउस के नियम का कथन लिखना है हमें। क्या भैया क्या लिखेंगे, तो हम बोलते हैं गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता की निष्पत्ति के तुल्य होता है, या फिर परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसा लिख दीजिए। और फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्या, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय ε0, जहां समीशन क्यू है आवेशों का बीजगणितीय योग, ठीक है। ये चीज कर दी, बहुत बढ़िया। नीचे लिख दीजिए ε0 बराबर क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। मात्रक और विमालिक मात्रक और क्या कह सकते हैं, मान लिखे तो बहुत बढ़िया। तो 1 नंबर का सवाल तो यहाँ पे हो गया। हालांकि इतना करोगे काम चल जाएगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल नहीं है ना। फिर दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है वो देखिए, 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखो विद्युत विभव कैलकुलेट करना है ना। और बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, V = KQ डिवाइडेड बाय R, यही होता है। देखो मूल आवेश कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁹ और R की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻2, और सारे के सारे ऐसा ही पद्धति में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। K का मान हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। Q का मान कितना, 9 × 10⁻2, हाँ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। Q का मान कितना, 4 × 10⁻9, और R का मान कितना, 9 × 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल, -9 और प्लस का 9 भी कैंसिल। फिर ये 4 ऊपर रह ही गया तो 4 ऐसा का ऐसा, 10⁻2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 400 वोल्ट। सिंपल सवाल था, 2 लाइनों में कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है और आप देखेंगे इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। ये दोनों ही सवाल 1 नंबर में वाजिब सवाल है। अब 28वें नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। वो सवाल देखिए, ये पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, देखिए ओ ये सवाल आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल है ना, लेकिन उतना ही सिंपल उतना ही छोटा होगा। 28वें नंबर का सवाल,
इसका पहला पार्ट देखिए, ऊपर वाला। विद्युत द्विध्रुव के विश्वतीय तल मैंने आपको बताया था निरक्ष रेखा होती है, पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। आपको क्या निरक्ष रेखा के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालना है, KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, आवश्यक चित्र बनाइए। चित्र मतलब अब चित्र का नंबर हो गया भैया, ये बात ध्यान में रखिए। फिर इसका बी ऑप्शन देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव है, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। देखो, अगर आपने मेरे वीडियो अच्छे से देख रखे हैं बच्चों, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था गाउस के नियम पर आधारित सवाल, पहला या दूसरा वीडियो ही था मेरा, है ना। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने वो क्वेश्चन देखे थे जिसके अकॉर्डिंग हम विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अगर किसी गोले में, मैं आपको बी पहले करवा रहा हूँ, इसका बी करवा रहा हूँ, उसके बाद में एक और डिस्कस करेंगे। तो इसका बी अगर हम देखेंगे तो बोल रहा है कि एक गोला है, उसकी त्रिज्या से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें ±1 माइक्रोकूलम आवेश है। तो इस गोले से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो समीशन क्यू कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। प्लस का 1 माइक्रोकूलम और माइनस का 1 माइक्रोकूलम, टोटल कितना हो गया, 0 कूलम हो गया। ठीक, आवेश अगर 0 कूलम है तो निर्गत फ्लक्स कितना होगा, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू की वैल्यू 0 थी, इसलिए निर्गत फ्लक्स का मान भी कितना होगा, 0 होगा। 1 नंबर का सवाल कितना ईजी था। ठीक है, ये खास बात है बड़े सवालों की। बड़े सवालों में जो 1 नंबर का सवाल होता है ना, बहुत सिंपल और सटीक होता है बच्चों। फिर इसका सी देखिए, क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह। अब गोलीय कोश को हटा दो, गोलीय कोश की जगह आप कर लीजिए चालक ठोस गोला। कौन सा गोला करना है, चालक ठोस गोला कर लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक ठोस गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। देखो सतह पर विभव कितना, KQ डिवाइडेड बाय R, और वो कितना है, 10 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है, आंसर है 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। किसी भी चालक गोले के अंदर विभव उतना ही होता है जितना उसकी सतह पर विभव होता है। ठीक है, चालक गोले के भीतर और चालक गोले की सतह पर विभव क्या होता है, समान होता है, ये हमें पता है। तो जितना सतह पर विभव है उतना ही अंदर विभव होगा। अरे 5 सेंटीमीटर अंदर ही तो हुआ देवताओं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, अंदर ही तो होगा, बाहर तो नहीं सिरा। तो ये सिंपल हो गया सवाल, तो उतना ही हो गया। तो 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर तो क्लियर हो गए। अब बचे हुए 2 नंबर पकाते हैं, और ये सीरीज वाइज ही कीजिएगा। मैं तो जल्दी से करने के चक्कर में बता दिया मैंने आपको कि ये 2 नंबर तो पकाओ कम से कम। हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है, निरक्ष रेखा, तो अच्छे से 2 आवेश बनाओ, एक प्लस का Q आवेश बनाओ और एक माइनस का Q आवेश बनाओ। इसको लिखो A और इसको लिखो B, फिर दर्शाओ इसकी निरक्ष रेखा। ठीक है, और इसकी निरक्ष रेखा पर उस बिंदु को इंडिकेट कर दो, ये वो बिंदु रहा। धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसा प्रतिकर्षित होता हुआ U E1। ठीक है, ऋणात्मक आवेश के कारण आकर्षित होता हुआ ये E2। फिर यहां पर डायग्राम में बनना चाहिए थीटा, और यहां पर डायग्राम में बनना चाहिए थीटा, और ये यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है ये है R। फिर ये दूरी है A और ये भी दूरी है A, 2A होती है ना टोटल दूरी, तो फिर A होगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर आपको क्या करना है, ऐसा लाइन बनानी है। ये मैं आपको पहले दर्शा चुका हूं कि ये कैसे करते हैं काम। हमें क्या पता है, अगर ये थीटा कोण है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा। तो E1 का इस दिशा में घटक कौन सा है, E1 cos थीटा, और E2 का भी E2 cos थीटा। जबकि इस तरफ E1 sin थीटा और इस तरफ क्या है, E2 sin थीटा। ठीक, ये वाली दूरी R है, ये वाली दूरी A है, इस वाले बिंदु को O नाम दे दिया, इस वाले बिंदु को P नाम दे दिया। ठीक, तो फिर ये AP और BP तो पता चल रही ना, ये दोनों बराबर है, और कितनी है, आंसर है √R² + A²। आप सभी को पता है किससे निकालेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, और उसका अंडर रूट करना है। तो ऐसा हमने काम कर दिया, घात 1/2 लिख लीजिएगा। अब करना क्या है बच्चों, वो समझिए,
ये डायग्राम बिल्कुल सही बनना चाहिए, क्योंकि उसने बोला आवश्यक चित्र बनाइए, सुस्पष्ट चित्र बनाइए। तो ये आधा या 1 नंबर का तो ये भी है अपने आप में। तो हमने वो हमारा काम बहुत अच्छे से किया है। अब काम क्या करना है, तो आपको क्या लिखना है कि E1 और E2 क्या है, परिमाण में समान है। E1 और E2 क्या है, परिमाण में समान है। अतः E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। जबकि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्य करने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया परिणामी, जिसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस से प्लस, ऐसा होता है, माइनस से प्लस होता है और ये जा रहा है ऐसा, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। फिर डेरिवेशन आपको करना ही है, मेरे को पता है आपको आता है। कोस थीटा निकाल लीजिएगा इस वाले त्रिभुज से या इस वाले से, किसी से भी कोस थीटा निकाल लीजिएगा। आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आता है ई रिजल्टेंट, वो शायद आपको पता हो 2E1 कोस थीटा आएगा। E1 का मान क्या, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहाँ पे R की जगह हम AP का स्क्वायर या BP का स्क्वायर रखते हैं, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक, तो आपको क्या लिखना, 2KQ डिवाइडेड बाय, इसकी जगह AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है A और कर्ण क्या है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस पूरे को अच्छे से जब आप सॉल्व करते थे तो आपके पास में आता था KP डिवाइडेड बाय R3, यही आता था परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो ये यहां तक काम करके आना है। सदिश रूप में करके आओगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे सदिश लगा दीजिएगा, KP सदिश डिवाइडेड बाय R³ कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा अगर सदिश रूप में करने की कोशिश करते हो तो लेकिन सही होना चाहिए, कहने की बात ये है ना। तो ये काम अच्छे से करो। P क्या है, नीचे लिख करके आओ। P क्या है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला Q×2A होता है, ये आप बता करके आ जाइए कि माना AB, थ्योरी में क्या लिखोगे, माना AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। तो P बराबर वहीं पे लिख दीजिएगा Q×2A। इस द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की गणना की जानी है, जो निम्न प्रकार है, और उसके नीचे फिर डेरिवेशन कर दीजिएगा। थ्योरी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि थ्योरी का स्कोप ही नहीं है। 2 नंबर का है तो डेरिवेशन है, अब थ्योरी में नंबर देगा या डेरिवेशन में, तो सीधी सी बात है डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन सही होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थ्योरी करने के चक्कर में डेरिवेशन को खराब करके आ जाते हैं। भैया ऐसा मत करो, जो चीज़ है वहाँ पर इफेक्ट डालो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा, तो ये चीज़ करके आइएगा। डन, चलिए, तो ये गलती वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। डायग्राम में ही आप गलती कर सकते हो, यहाँ पर डेरिवेशन तो आपका सही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ भाई, अभी इसका अगला वाला देखिए, 28वें का इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझिए। क्या बोल रहा है ये, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध लिखिए। अब श्रेणी संयोजन में आप ऑटोमेटिकली 3 ही संधारित्र ले लीजिएगा। फिर परिपथ चित्र भी बनाइए। अब इसका परिपथ चित्र इंपॉर्टेंट हो चुका है बच्चों, 28वां सवाल बता रहा हूं, श्रेणी क्रम संयोजन बोल रहा है इसका A। तो ऐसे 3 संधारित्र अच्छे अच्छे बना लो और सभी की प्लेटें समान आकार की दर्शाइएगा, अलग अलग आकार की मत दर्शाइएगा। और ये बैटरी होगी तो बैटरी की एक प्लेट छोटी होती है और एक प्लेट बड़ी होती है। छोटी वाली प्लेट माइनस की, बड़ी वाली प्लेट प्लस की। ठीक है, फिर चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र है, समस्त पर आवेश समान होगा, तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम है, इसलिए समस्त पर आवेश समान होगा। हाँ, आवेश समान है इसका मतलब विभवांतर अलग अलग है। ठीक है, और इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। चूंकि ये प्लस का है तो ये इसकी पहली प्लेट भी क्या होगी, प्लस की होगी, तो ये वाली माइनस की, ऑटोमेटिकली ये प्लस की और ये माइनस की, फिर ये प्लस की और ये माइनस की। इस तरीके से काम हो गया। हमारा काम बहुत अच्छे से हो चुका है। डायग्राम सुस्पष्ट और सारी चीज़ें हमने बता दी।
परिभाषा देकर क्या होगी श्रेणी क्रम की? क्या पूछ रहा है? श्रेणी क्रम ही तो है ना। हाँ, तो श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है कि वह संधारित्रों का संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश होता है, या फिर संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र समान परिमाण के आवेश से आवेशित होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अदरवाइज 10वीं वाली परिभाषा यूज करो, 10वीं में प्रतिरोध के लिए दिया करते थे। वह संधारित्रों का संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से तथा द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से, एवं इसी प्रकार तृतीय संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होती है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है। यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोई गलती नहीं। फिर आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, V = V1 + V2 + V3 वाला यूज कीजिएगा। फाइनली जो फॉर्मेट बैठता है वो 1/c = क्या होता है, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 का बैठता है। इतना काम करके आइएगा, हमारा डेरिवेशन की तरीके से काम पूरा हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 2 नंबर का काम था, हमने कर लिया। अब बचा हुआ इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी क्या बोल रहा है, 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है को श्रेणी क्रम में और तत्पश्चात समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल लिखिए। देखो अनुपात नहीं पूछा है, चेंज कर दिया है, यहाँ पर गुणनफल पूछ लिया है। तो ये वर्ड गौर कर लीजिएगा, नहीं तो रामायण खत्म हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, पहले 10 संधारित्र जो कि 10 माइक्रोफैरड के हैं। तो हमने बोला कितने संधारित्र हैं, 10 हैं, सारे के सारे कितने 10 माइक्रोफैरड के हैं। तो कौन कौन से क्रम में, श्रेणी और समांतर में जोड़ें। तो सबसे पहले श्रेणी को देखो, CS तुल्य धारिता क्या होती है अगर सारे के सारे समान हो, C/N होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो C का मान कितना 10, N का मान कितना 10, और ये किसमें है माइक्रो, और अब हो जाएगा फेरड। मैं यहाँ पर फेरड क्यों नहीं लगाया मैंने, कितना आया 1 माइक्रोफैरड। चलिए फिर श्रेणी क्रम संयोजन, सॉरी श्रेणी नहीं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर में क्या होता है, जुड़ते हैं, तो हम बोलते हैं N × C होता है। N × C होगा तो ये क्या होगा, N का मान 10 है, C का मान कितना 10, और माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड। म्यू नॉट नहीं आएगा, ये गलती है मेरी, म्यू ही आएगा, ठीक है। अब इनका गुणनफल बोल रहा है, तो CS को गुणा करना पड़ेगा CP से। CS का मान 1 माइक्रो है, मतलब 10 की घात -6, और C2 का मान क्या है 100 माइक्रो है, तो 100 × 10 की घात -6, और ये फेरेड इंटू फेरेड, फेरेड का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, फेरेड स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना, फेरेड ही मत लिख दीजिएगा। गुणा कर रहे हो ना तो मात्रक भी गुणा होते हैं, मात्रक जुड़ने पर वही आते हैं, मतलब फेरेड प्लस फेरेड बराबर फेरेड ही होता है, 2 फेरेड मत कीजिएगा। लेकिन फेरेड इंटू फेरेड क्या होगा, फेरेड का स्क्वायर होगा। गुणा होते हैं, भाग होता है इनका, लेकिन जोड़ और बाकी में इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये फेरेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 की घात -12, ये हो जाएगा 100 × 10 की घात -12 फेरेड स्क्वायर, या फिर 10 की घात -10 फेरेड स्क्वायर कर दीजिएगा। ये इनका क्या था, गुणनफल था। अच्छा सवाल है, ये अटका भी सकता था इस सवाल में, अच्छा सवाल है ये। देखिए अगला देखिए C, ये समझ में आया ना, मैंने मिटा दिया बहुत जल्दी, शायद कर लोगे आप, है ना, कर लोगे। आगे देखिए इसका C ऑप्शन, क्या बोल रहा है, 4 माइक्रोफैरड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाए। देखिए पहले धारिता कितनी थी, 4 माइक्रोफैरड थी, फिर कितने परावैद्युतांक का, 2 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया, तो धारिता कितनी हो जाएगी, εr C0 हो जाएगी। तो 2 को गुणा करो 4 से, कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। ये सवाल तो बहुत सिंपल था नहीं था।
चलिए इस चीज को कर लीजिए जल्दी से। मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि संधारित्र पे सवाल पूछा जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था संधारित्र पे सवाल आता है बच्चों, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये जो चैप्टर है ना धारिता वाला, ये अच्छे से तैयार करो। चलो और एक बार मैं वापस से वीडियो देख लेता हूँ, उसकी लेंथ को देख लेता हूँ। और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप सभी कर रहे हैं बच्चों, हेलो हाय। अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। ये बच्चे कुछ खुद का इंट्रोडक्शन देते रहते हैं, मैं यहाँ से पढ़ लो एक बार के लिए। इंट्रोडक्शन तो अपने आप हो जाएगा जब अखबार में नाम आएगा। तो 2015 भी हो गया, 2016 को डिस्कस करते हैं, 2016। अभी भी अपने पास में 15 मिनट है, ठीक है। हटा दो इसे। हाँ, इस पेपर में वापस से 1 और 2 नंबर के जो सवाल है वो 1-1 नंबर के सवाल हैं, और 28 व 4 नंबर का सवाल है। देखिए पहला सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो सिंपल सा सवाल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या भाई। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, P बराबर क्या, Q × 2A। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इतना लिख दिया, फिर फॉर्मूला लिख दिया और इसका मात्रक लिख दो। ये मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, आपको परिभाषा लिखनी थी तो परिभाषा लिखा है, तो फिर फॉर्मूला तो लिख करके आना बनता ही है। परिभाषा है तो फॉर्मूला लिखोगे, मात्रक चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखोगे। क्या होगा, कूलाम × मीटर। C बड़ा लिखिएगा, M छोटा लिखिएगा। फिर दूसरा इसका जो सवाल पूछा गया है क्या है, किसी एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। तो एकल आवेश हमने Q मान लिया है ना, और इससे समविभव पृष्ठ बनाना है तो पहले तो इससे बल रेखाएं दिखा दो, चाहो तो बल रेखाएं दिखा दो, वैसे दिखानी ही चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। तो ये जो हम बना रहे हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं, और इस आवेश को केंद्र मानते हुए खींचे गए सकेंद्रीय गोले ही क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। और तो इनको हमने डॉट 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 लाइन से दर्शाया है बच्चों। और फिर आप लिखोगे ये क्या है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है। बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए बनाए गए सकेंद्रीय गोले ही समविभव पृष्ठ होते हैं बिंदु आवेश के कारण, ठीक। तो इतना ही काम करना था, हो गया काम, हो गया ये। चलिए अब 28वें नंबर के सवाल के ऊपर चलते हैं कि ये सवाल कैसा है। देखिए क्या बोल रहा है वो, मिटा दो इसे तो। गाउस का नियम लिखिए, जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, अच्छे से लिखिएगा बच्चों। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर एवं भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। गाउसीय पृष्ठों का आवश्यक चित्र बनाइए। देखिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है किसके कारण, गोलीय कोश के कारण, जो इस समय कोश का भाग नहीं है। हम अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं अचालक गोले से। तो आपको अचालक गोले के कारण एक तो बाहर और एक अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, आवश्यक चित्र बनाना है। तो मैं आपको चित्र बता देता हूं। देखिए इसके अंदर अच्छे से काम कीजिएगा, चूंकि अचालक गोला है तो अचालक गोले की खुद की एक त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले ये दर्शाइए त्रिज्या, और बाहर एक बिंदु ले लीजिए स्मॉल r दूरी पर, और वो बिंदु क्या मान लीजिए P, और एक गोला बना लो। ये जो गोला है वो वास्तविकता के अंदर क्या है बच्चों, गाउसीय बंद पृष्ठ। फिर इसके ऊपर एक क्षेत्रफल काट लिया और आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है, और इसके ऊपर क्षेत्रफल से दिशा दर्शाना है, ठीक है।
और अब चूंकि अचालक गोला था तो अंदर इसके आयतन में समान रूप से क्या हो जाना चाहिए, आवेश वितरित हो जाना चाहिए। अब ये काम करो, तो ये सारे लिखने के बाद में आप आवेश दर्शाएं, पहले मत दर्शाएं, नहीं तो फिर आपको डायग्राम खुद ही अनुभव होगा कि हौच पौच हो गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा कि माना अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इससे या इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, और स्मॉल आर यहाँ पर क्या है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर वाली कंडीशन है। स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसके लिए एक गाउसीय बंद पृष्ठ का निर्माण किया गया है। यह गणना निम्न प्रकार है। फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, और डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्या भाई, वही समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश बराबर क्या बच्चों, समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मेरे हिसाब से ये कर ही लोगे। अब इसके अंदर तो ये ऐसा ही होगा, E ds क्या cos 0 बराबर क्या q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख लीजिएगा कि बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश क्या है, स्मॉल q है, ये लिख लीजिएगा। cos 0 का मान 1 होता है, ds से सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा कितना फाइनली, E आउटसाइड आता है k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही आता है। ये करके आइएगा, इतना काम करके आना है। अंदर कितना आता है, जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अंदर वाला ये आता है k q स्मॉल r डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऐसा ही कुछ आता है ना। तो इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, और देख लीजिएगा कि ऐसा ही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो काम तरीके से करना है, डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए। अंदर वाला डायग्राम कैसे बनता है वो एक बार के लिए गौर कर लीजिएगा। अंदर वाला बना रहा हूँ, ये बाहर वाला था, ठीक है। अब अंदर वाला डायग्राम कैसे बनेगा, तो आवेश सबसे एंड में ही दर्शाएं बच्चों, आवेश को सबसे एंड में ही दर्शाएं, मैं आपको यही कहूँगा। तो इस बार गोले को थोड़ा सा बड़ा कर लो डायग्राम को अच्छा दिखाने के लिए, और इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर दर्शा दो पहले। फिर अंदर बिंदु है ना, तो गाउसीय बंद पृष्ठ भी अंदर बनेगा, अंदर बनेगा तो ऐसा कर दीजिए, ठीक है। फिर यहां पर कोई एक क्षेत्रफल ले लो, इस पर विद्युत क्षेत्र और ds की दिशा प्रदर्शित कर दो, डन हो जाएगा। और इसको मिला दो, और ये हो जाएगा स्मॉल r। तो ये अच्छे से ds सदिश और E सदिश अच्छे से लिखिएगा। E सदिश लिखा है मैंने, आपको शायद प्रदर्शित भी हो रहा हो, E सदिश ही लिखा है। और उसके बाद में आप क्या करें, आवेश दर्शाएं। इसके बाद में आवेश दर्शाओगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अंदर आवेश कितना है, q डैश है, जबकि पूरे के पास में आवेश कितना है, q है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आवेश घनत्व से काम किया जाएगा। किससे काम करना है हमें, आवेश से। और कौन सा, आयतन आवेश घनत्व से काम करना पड़ेगा बच्चों। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मेरे हिसाब से कर पाओगे। अरे कर लोगे देवताओं या नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा बच्चों, अच्छे से काम कीजिएगा। अंदर वाले गोले का आयतन आवेश घनत्व बराबर होना चाहिए बाहर वाले गोले के आयतन आवेश घनत्व से। इससे आप q डैश का मान निकाल करके आएंगे। आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे इस बार, रो से। ये क्या होता है, आवेश बटा आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। जब आप स्मॉल r लिखेंगे, मतलब ये वाला स्मॉल r लिखेंगे, तो आवेश लिखेंगे q डैश, और जब आप कैपिटल R लिखेंगे तब आवेश लिखेंगे Q, है ना। जब स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखो तो फिर आवेश Q आएगा, और जब स्मॉल r लिखो तो फिर आवेश Q डैश कर दीजिएगा, और वो दोनों फिर क्या होने चाहिए, बराबर। वहां से Q डैश का मान भी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करोगे आप, ये तरीका है। और चूंकि ग्राफ पूछा नहीं है, लेकिन बनाओ, क्योंकि गाउसीय पृष्ठों का आवश्यक चित्र पूछ लिया है, तो इसी के साथ में ग्राफ बना करके आ जाओ। इसका ग्राफ कैसा था, E R ऐसा बढ़ता है और फिर ऐसा घटता है, ठीक है। यही तो है, पता है ना आपको, कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, तो ये इसका पहला भाग था। अब इसका जो दूसरा सवाल दिया गया है बच्चों, वो क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, जो इस बार नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि विभव हटा दिया है कोर्स से। किसी बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित
बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। बिंदु आवेश Q के लिए विभव V तथा R के मध्य ग्राफ बनाइए। ये अच्छा सवाल था और मैंने आपको बोला भी था कि बिंदु आवेश के कारण विभव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को याद हो तो। बोला था नहीं बोला था? तो अब काम करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप सबसे पहले एक बिंदु आवेश बनाइए। लेट सपोज कीजिए वो बिंदु आवेश है Q, और इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। अरे ऐसे ही तो है, ये विद्युत बल रेखाएं दर्शा दीजिए। ऐसा ही होना चाहिए। अब इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। अब सवाल में खुद नहीं लिखा है स्मॉल r, तो आपको ये स्मॉल r माननी पड़ेगी, rp नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो ये स्मॉल r तो आपको मानना ही पड़ेगा। और ये बिंदु कौन सा है? P बिंदु है। ठीक है, बिंदु कौन सा है? ये P बिंदु है। इस वाले बिंदु को फिर A मान दो, ये A बिंदु हो जाएगा। ठीक, हाँ, यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वास्तविकता में कहां की ओर होगी? इस तरफ होगी। क्लियर है ये बात? चलिए, यहां पर एक अन्य आवेश और एक अन्य बिंदु और ले लीजिए Q। ठीक, और आपको क्या करना है? अनंत से किसी एकांक आवेश को P बिंदु तक लेकर के आना है। लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे इस Q बिंदु से, कैपिटल Q से, जो कि कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। ठीक है, तो इस बार जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, वो कैसे होगा? तो हम बोलते हैं कि आवेश को लेट सपोज कीजिए इस तरफ मूव किया गया है dx, है ना, इस तरफ। विद्युत क्षेत्र और dx की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। यही कारण है कि फॉर्मूले में पहले ही क्या लग जाता है बच्चों? माइनस लग जाता है। तो हम बोलते हैं बच्चों कि यहां पर ये जो विभव है वो क्या होता है? माइनस का E सदिश डॉट dr सदिश लिखते हो। dr की जगह इस बार क्या लिखोगे? dx सदिश लिखोगे। क्यों? क्योंकि Q बिंदु से हम काम करना चालू करेंगे, है ना। और ये क्या है? P और Q के बीच में विभवांतर है। आपने कहां से कहां तक मूव किया? Q से लेकर P तक उसे मूव किया है। अब आगे क्या करना है? आगे हम बोलते हैं कि ये Q बिंदु कहां चला जाए? अनंत पर चला जाए। तो फिर Q की जगह तो आ जाएगा अनंत, और ये रह जाएगा क्या? P। ठीक, और इसे QP लिखो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू Q से लेकर P तक E dx को 0 लिखो इस बार। क्यों? क्योंकि माइनस तो पहले ही लगा चुके हो आप। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस का Q और P इधर आ जाएगा, E dx हो जाएगा। सिंपली ये चीज करके आओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और करते नहीं है, और फिर वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलते हैं जहां पर ये स्टेप होती ही नहीं है। वो डायरेक्ट काम करना चालू करते हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है भैया, सीधी सी बात है ना। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। Q बिंदु के अनंत पर होने पर P बिंदु पर विभव ज्ञात होगा। तो हमने बोला P बिंदु पर विभव ज्ञात करने हेतु Q बिंदु अनंत पर होना चाहिए। ये लाइन लिखो। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली VP माइनस V अनंत हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या? अनंत से लेकर कहां तक? P बिंदु तक और E dx। ठीक, अब P बिंदु के लिए वैल्यू लिख लो। V अनंत, अनंत पर विभव तो शून्य होता है। P बिंदु के लिए वैल्यू लिख लो क्या? R दूरी पर है P बिंदु। E कहां के लिए कैलकुलेट किया था? Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया था। Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा K आवेश Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की जगह क्या होगा? x स्क्वायर, और यहाँ पर dx। और फिर जैसा का जैसा आप काम करते हुए आए हो वैसा काम कीजिए। फाइनली जब आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा ये कुछ ऐसा बच्चों, K Q 1/x अनंत से लेकर R तक। मान रखिएगा। तो ये कितना आएगा? K Q डिवाइडेड बाय R आएगा, ऐसा। ठीक, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो आप छोड़ते हुए आए हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है बच्चों, है ना। फिर इसके बाद में विभव और दूरी के मध्य ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ये ग्राफ बना लोगे।
चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये गलतियाँ मत करना जो कि छोड़ दी जाती हैं बहुत सारी जगह, है ना। ये चीज़ करोगे तभी जाके तो आप बता के आओगे कि पहले तो इनके मध्य विभवांतर क्या था, और विभवांतर से विभव ज्ञात करने के लिए एक बिंदु को कहाँ होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। ये चीज़ बताओ, ये चीज़ इंडिकेट करना जरूरी है ना। चलिए, तो हो गया, इतना ही काम करना है। मैं आज इसे इतना ही छोड़ रहा हूँ। वीडियो की लेंथ ऑल एंड ऑलमोस्ट 50 मिनट से ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए इतना ही। जो बच्चे अभी भी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, उन्हें गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वापस से हेलो हाय सब कुछ ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी बहुत अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हो सके तो वीडियोज़ को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।